नमस्कार। आइए सुनते हैं शरत चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखित बंगला उपन्यास अनुराधा का हिंदी रूपांतरण राखी पांडे की आवाज़ में। लड़की के विवाह योग्य आयु होने के संबंध में जितना भी झूठ बोला जा सकता है, उतना झूठ बोलने के बाद भी उसकी सीमा का अतिक्रमण किया जा चुका है और अब तो विवाह होने की आशा भी समाप्त हो चुकी है। मैया रे मैया, यह कैसी बात है से प्रारंभ करके आंखें मिचकाकर लड़की के लड़के बच्चों की गिनती पूछने तक में अब किसी को रस नहीं मिलता। समाज में अब यह मजाक भी निरर्थक समझा जाने लगा है। ऐसी ही दशा है बेचारी अनुराधा की। और दिलचस्प बात यह है कि घटना किसी प्राचीन युग की नहीं, बल्कि एकदम आधुनिक युग की है। इस आधुनिक युग में भी केवल दान दहेज, पंचांग, जन्म कुंडली और कुलशील की जांच पड़ताल करते करते ऐसा हुआ कि अनुराधा की उम्र 23 को पार कर गई। फिर भी उसके लिए वर नहीं मिला। हालांकि इस बात पर सहज ही विश्वास नहीं होता, फिर भी घटना बिल्कुल सच है। आज सुबह भी गांव के जमींदार की कचहरी में इस बात की चर्चा हो रही थी। नए जमींदार का नाम है हरिहर धोषाल। कलकत्ता के निवासी हैं। उनका छोटा बेटा विजय गांव देखने आया है। विजय ने मुंह निकालकर चुरुट नीचे रखते हुए पूछा, क्या कहा गगन चटर्जी की बहन ने? मकान नहीं छोड़ेगी? जो आदमी खबर लेकर आया था बोला, कहा कि जो कुछ कहना है सो जब छोटे बाबू आएंगे तब उन्हीं से कहूँगी। विजय ने क्रोधित होकर कहा, उसे कहना क्या है? इसका अर्थ तो यह हुआ कि उन लोगों को मकान से निकाल बाहर करने के लिए मुझे स्वयं जाना पड़ेगा। आदमियों से काम नहीं होगा। उस आदमी ने कोई उत्तर नहीं दिया। कहने सुनने की इसमें कोई बात नहीं है विनोद। मैं कुछ भी सुनने वाला नहीं हूँ। फिर भी इसके लिए मुझे ही जाना पड़ेगा उसके पास। क्या वह खुद यहाँ आकर अपनी कठिनाई नहीं बता सकती? विजय ने कहा। विनोद बोला, मैंने यही बात कही थी, लेकिन अनुराधा कहने लगी कि मैं भी भद्र परिवार की लड़की हूँ। विनोद भैया, घर छोड़कर अगर निकलना ही है तो उन्हें बताने के बाद एक बार ही निकल जाऊंगी। मैं बार बार बाहर नहीं आ जा सकती। क्या नाम बताया तुमने? अनुराधा। नाम तो बढ़िया है। शायद इसीलिए अब तक अहंकार मिटा नहीं है। जी नहीं। विनोद गांव का आदमी है। अनुराधा की दुर्दशा का इतिहास बता रहा था। पतन के इतिहास का भी एक गौरवशाली प्राचीन इतिहास है, वही अब बताया जा रहा है। गांव का नाम है गणेशपुर। किसी ज़माने में यह गांव अनुराधा के पुरखों का ही था। 5-6 वर्ष हुए दूसरों के हाथ में चला गया। इस जायदाद का सालाना मुनाफा 2000 से अधिक नहीं है, किंतु अनुराधा के पिता अमर चटर्जी का चाल चलन या रहन सहन था 20,000 जैसा। इसलिए कर्ज के कारण रहने के मकान तक की डिग्री हो गई। डिग्री तो हो गई, लेकिन जारी न हो सकी। डर के मारे महाजन रुका रहा। चटर्जी महाशय जैसे कुलीन थे, वैसे ही उनके जप तप और क्रियाकर्म भी काफ़ी प्रसिद्धि थी। गृहस्थी की फूटी तली वाली नाव फिजूल खर्ची के खारे पानी से मुंह तक भर आई, लेकिन डूबी नहीं। हिंदू धर्म की कट्टरता के फूले हुए पाल में जनसाधारण की भक्ति और श्रद्धा की आंधी जैसे हवा ने इस डूबती नाव को धकेलते धकेलते अमर चटर्जी की आयु की सीमा पार करा दी। इसलिए उनका जीवकाल एक तरह से अच्छा ही बीता। वह मरे भी ठाट बाट से और उनका श्राद्ध आदि भी ठाट बाट से हो गया। लेकिन जायदाद का अंत भी इसी के साथ हो गया। इतने दिनों से जो नाव नाक बाहर निकाले किसी तरह सांस ले रही थी, उसे बाबू घराने की सारी मान मर्यादा, लेकिन अथाह जल में डूबने में जरा भी देर नहीं लगी। पिता के देहांत के बाद गगन को एक टूटा फूटा ऐसा मकान मिला जिस पर डिग्री हो चुकी थी। गले तक कर्ज तक जकड़ी हुई गांव की जायदाद मिली। कुछ गाय बकरी और कुत्ते बिल्ली आदि जानवर मिले और सिर पर आ पड़ी पिता की दूसरी पत्नी की कुंवारी बेटी अनुराधा। उसके लिए वर भी जुट गया।
गांव के ही एक भद्र पुरुष थे। 5-6 लड़के बच्चे और नाती पोते छोड़कर उनकी पत्नी स्वर्ग सिधार चुकी थी। अब वह विवाह करना चाहते हैं। अनुराधा ने कहा, भैया मेरे भाग्य में राजपुत्र तो बदा नहीं है, तुम उसी के साथ मेरा विवाह कर दो। रुपए वाला आदमी ठहरा, कम से कम खाने पहनने को तो मिलता रहेगा। गगन ने आश्चर्य से कहा, यह क्या कह रही हो? माना कि त्रिलोचन के पास पैसा है, लेकिन उसके बाबा ने कुल बिगाड़कर सीतापुर के चक्रवर्तियों के यहाँ विवाह किया था। जानती हो उन लोगों की इज्जत ही क्या है? बहन ने कहा, और कुछ भी ना हो, रुपया तो है, कुछ लेकर उपवास करने से मुट्ठी भर दाल भात मिल जाना कहीं अच्छा है भैया। गगन ने सिर हिलाते हुए कहा, ऐसा नहीं होता, हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता, बताओ तो। बाबूजी इन सब बातों को मानते थे, लेकिन तुम्हारे निकट तो इन बातों का कोई मूल्य ही नहीं है। यहाँ यह बता देना आवश्यक है कि पिता की कट्टरता पुत्र में नहीं है। मद्यपान आदि जैसे कार्यों से भी उसे कोई मोह नहीं है। पत्नी की मृत्यु के बाद दूसरे गांव की नीच जाति की एक स्त्री आज भी उसके अभाव दूर कर रही है। इस बात को सभी जानते हैं। गगन बहन के इशारे को समझ गया, गरज कर बोला, मुझ में बेकार की कट्टरता नहीं है, लेकिन कन्या के लिए आवश्यक कुल की शास्त्राचार को क्या करें? क्या तेरे लिए तिलांजलि देकर अपनी 14 पीढ़ियों को नरक में डुबो दूं? हम कृष्ण की संतान हैं, स्वभाव से कुलीन। गंदी बातें अब कभी मुंह से मत निकालना। यह कहकर वह गुस्सा होकर चला गया और त्रिलोचन गंगोपाध्याय का अध्याय वही दब गया। गगन ने हरिहर घोषाल की शरण ली। कुलीन ब्रह्म को ऋण मुक्त करना होगा। कलकत्ता में लड़की के व्यापार से हरिहर धन संपन्न हो गए हैं। किसी जमाने में उनकी ननिहाल इसी गांव में थी। बचपन में इन बाबुओं के सुदिन उन्होंने अपनी आंखें देखी हैं। बहुत से अवसरों पर भरपेट पूड़ी मिठाइयाँ भी खाई हैं। रुपया उनके लिए बड़ी बात नहीं है, इसलिए वह राजी हो गया। चटर्जियों का सारा कर्ज चुकाकर उन्होंने गणेशपुर खरीद लिया और कुंडियों को डिग्री का रुपया देकर रहने का मकान वापस ले लिया। मौखिक रूप से यह निश्चित हुआ कि कचहरी के लिए बाहर के 2-3 कमरे छोड़कर अंदर के हिस्से में गगन जिस तरह रह रहा है उसी तरह रहता रहेगा। जमींदारी तो खरीद ली गई, लेकिन प्रजा ने नए जमींदार की अधीनता स्वीकार नहीं की। जायदाद थोड़ी सी है, वसूली भी मामूली सी है, इसलिए बड़े पैमाने पर कोई व्यवस्था नहीं की जा सकती। और फिर गगन ने ऐसी चालें चली कि हरिहर का पक्ष लेने वाला कोई भी गणेशपुर में नहीं टिक सका। अंत में गगन ही वर्तमान जमींदार का गुमाश्ता बन गया। उसने प्रजा को वश में कर लिया। यह देखकर हरिहर ने इत्मीनान की सांस ली, लेकिन वसूली की दिशा में वही रफ्तार रही जो पहले थी। रोकड़ में 1 पैसा भी जमा नहीं हुआ। इस गड़बड़ी में 2 वर्ष और बीत गए। उसके बाद एक दिन अचानक खबर मिली कि गुमाश्ता चटर्जी का कहीं कोई पता नहीं लग रहा। शहर से हरिहर के आदमी ने आकर जांच पड़ताल की तो पता चला कि जो कुछ वसूल हो सकता था हुआ है और उसे हड़प कर गगन चटर्जी लापता हो गया है। थाने में रिपोर्ट, अदालत में नालिश और घर का खाना तलाशी, जो कुछ भी कार्रवाई होनी चाहिए थी वह सब की गई, लेकिन गगन के रुपये में से किसी का पता नहीं चला। गगन की बहन अनुराधा और उसके दूर के रिश्ते की बहन का एक बच्चा घर में रहता था। पुलिस वालों ने यथा नियम उन दोनों को खूब धिसा मांजा, हिलाया डुलाया, लेकिन परिणाम कुछ न निकला। विजय विलायत हो आया है। उसके बार बार परीक्षा में फेल हो जाने से हरिहर को उसके खाने पीने और पढ़ाई लिखाई पर बहुत रुपया खर्च करना पड़ा है, लेकिन वह परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो सका। 2 साल पहले ही विलायत में प्राप्त ज्ञान के फलस्वरूप बहुत ही गर्म मिजाज लेकर लौटा है। विजय का कहना है कि विलायत में पास फेल में कोई अंतर नहीं है। किताबें पढ़कर तो गधा भी पास हो सकता है। अगर वही उद्देश्य होता तो वह यहीं बैठकर किताबें रटा करता, विलायत न जाता। घर लौटकर उसने पिता के लड़की के व्यापार की काल्पनिक दुर्व्यवस्था की आशंका प्रकट की और डूबते डगमगाते व्यापार को सुव्यवस्थित करने में जुट गया। इसी बीच कर्मचारियों पर उसका दबदबा कायम हो गया। मुनीम गुमाश्ते इस तरह डरने लगे जैसे शेर डरते हैं।
जिस काम की वजह से सांस लेने तक की फुर्सत नहीं थी, तब गणेशपुर का विवरण उसके सामने पहुंचा। उसने यह तो जानी हुई बात है, पिताजी जो कुछ करेंगे तो ऐसा ही होगा, लेकिन अब लापरवाही से काम नहीं चल सकता। उसे खुद वहां जाकर सारी व्यवस्था करनी होगी। इसीलिए वह गणेशपुर आया है। लेकिन इस छोटे से काम के लिए अधिक दिन गांव में नहीं रहा जा सकता। जितनी जल्दी हो सके उसे यहाँ की व्यवस्था करके कलकत्ता लौट जाना है। सब कुछ उस अकेले के ही सिर पर है। बड़े भाई अजय अटारनी हैं, अत्यंत स्वार्थी, अपने ऑफिस और बाल बच्चों को लेकर व्यस्त रहते हैं। गृहस्थी की सभी बातों में अंधे हैं, लेकिन हिस्सा बांट के बारे में उनकी 10-10 आंखें काम करती हैं। उनकी पत्नी प्रभामयी कलकत्ता विश्वविद्यालय की ग्रेजुएट है। घर वालों की खबर सुध लेना तो दूर, सास ससुर जीवित हैं या मर गए इतनी खबर लेने की भी फुर्सत नहीं है। 5-6 कमरे लेकर मकान के जिस हिस्से में वह रहते हैं, वहाँ परिवार के लोग आते जाते सकुचाते हैं। उनके नौकर चाकर अलग हैं, उड़िया बैरा है। केवल बड़े बाबू के मना कर देने के कारण वह मुसलमान बावर्ची नहीं रख सके हैं। यह कमी प्रभा को बुरी तरह अखरती है, लेकिन उस आशा है कि ससुर के मरते ही यह कमी पूरी हो जाएगी। देवर विजय के प्रति हमेशा से उपेक्षा की भावना रहती आई है, लेकिन जब से वह विलायत घूमकर लौटा है, उनके विचारों में कुछ परिवर्तन आ गया है। 2-4 बार उसे आमंत्रित करके अपने हाथ से पकाकर डिनर खिलाया है। इसी अवसर पर अपनी बहन अनीता से विजय का परिचय भी कराया है। वह इस वर्ष बीए ऑनर्स पास कर एमए में एडमिशन लेने की तैयारियां कर रही है। विजय विधुर है। पत्नी के देहांत के बाद ही वह विलायत चला गया था। वहाँ क्या किया क्या नहीं किया इसकी खोज करने की आवश्यकता नहीं, लेकिन घर लौटने के बाद लोगों ने स्त्रियों के संबंध में उसके व्यवहार में रूखापन महसूस किया। माँ ने विवाह के लिए कहा तो उसने चीख कर विरोध करते हुए उन्हें ठंडा कर दिया। तब से आज तक वह मामला दबा पड़ा है। गणेशपुरा आकर उसने एक प्रजा के मकान के 2 बाहरी कमरे लेकर नई कचहरी स्थापित कर दी है। जमींदारी के जितने भी कागजात गगन के घर मिल सके जबरदस्ती यहाँ उठाकर ले आए हैं, और इस बात की कोशिश की जा रही है कि उसकी बहन अनुराधा और उसके दूर के रिश्ते के बहनौत को घर से निकाल बाहर कर दिया जाए। विनोद घोष के साथ अभी अभी इसी बात पर विचार विमर्श कर रहा था। कलकत्ता से आते समय विजय अपने साथ 8 वर्ष के लड़के कुमार को साथ लेता आया है। गवई गांव में सांप बिच्छू आदि के डर से माँ ने आपत्ति की थी, लेकिन विजय ने कह दिया था, तुम्हारी बड़ी बहू के प्रसाद से तुम्हारे लड्डू गोपाल पोते पोतियों की कमी नहीं है। कम से कम इसे वैसा मत बनाओ, इसे आपद विपद में पड़कर आदमी बनने दो। सुनते हैं विलायत के साहब लोग भी ठीक ऐसा ही कहा करते हैं, लेकिन साहबों की बात के अतिरिक्त यहाँ ज़रा कुछ गोपनीय बात भी है। विजय जब विलायत में था तब इस मातृहीन बालक के दिन बिना किसी लाड प्यार के ही कटे हैं। कुमार की दीदी अक्सर चारपाई पर पड़ी रहती हैं, इसलिए पर्याप्त धन वैभव के होते हुए भी उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था। इसलिए बेचारा कष्टों में ही इतना बड़ा हुआ है। विलायत से वापस आने पर विजय को यह बात मालूम हो गई है। गणेशपुर जाते समय विजय की भाभी ने सहसा हमदर्दी दिखाकर कहा था, लड़के को साथ लेकर जा रहे हो देवर जी, गवई गांव की नई जगह ठहरी, जरा सावधानी के रहना। लौटोगे कब तक? जितनी जल्दी संभव हो सकेगा। सुना है वहां अपना एक मकान भी है। बाबूजी ने खरीदा था। खरीदा जरूर था, लेकिन खरीदने का अर्थ होना नहीं है भाभी। उस मकान पर अपना कब्जा नहीं है। लेकिन अब तो तुम खुद जा रहे हो देवर जी, अब कब्जा होने में देर नहीं लगेगी। आशा तो यही है, कब्जा हो जाने पर ज़रा खबर भिजवा देना। क्यों भाभी? उत्तर में प्रभा ने कहा था, पास ही तो है, गवई गांव कभी आंख से देखा नहीं, जाकर देख आऊँगी। अनीता का भी कॉलेज बंद हो रहा है, वह भी मेरे संग आना चाहेगी। इस प्रस्ताव पर प्रसन्न होकर विजय ने कहा था, कब्जा होते ही मैं तुम्हें खबर भेज दूंगा,
लेकिन तब इनकार न कर सकोगी। अपनी बहन को भी ज़रूर लाना। अनीता युवती है, देखने में भी सुंदर है, बीए ऑनर्स है। सामान्य नारी जाति के प्रति विजय की बाहरी उपेक्षा होने पर भी एक विशिष्ट नारी के प्रति एक साथ इतने गुण होते हुए भी उसकी ऐसी धारणा हो, सो बात नहीं है। वहाँ शांत ग्राम के निर्जन प्रांत में और कभी प्राचीन वृक्षों की छाया में शीतल संकीर्ण गांव पथ पर एकांत में सहसा उसे आ जाने की संभावना उसके हृदय में उस दिन रहकर झूले जैसी रौनक पैदा कर रही थी। विजय शुद्ध विलायती लिबास पहने, सिर पर हैट, मुंह में चुरुट दबाए और जेब में चेरी की घड़ी घुमाता हुआ बाबू परिवार के सदर मकान में पहुंचा। साथ में 2 मिर्जापुरी लठैत दरबान, कुछ अनुयायी प्रजा, विनोद घोष और पुत्र कुमार। जायदाद पर दखल करने में हालांकि झगड़े फसाद का भय है, फिर भी लड़के को लड्डू गोपाल बना देने के ब्याज मजबूत और साहसी बनाने के लिए यह बहुत बड़ी शिक्षा होगी। इसलिए वह लड़के को भी साथ लाया है। लेकिन विनोद बराबर भरोसा देता रहा है कि अनुराधा अकेली और अंततः नारी ही ठहरी, वह जोर जबरदस्ती से हरगिज नहीं जीत सकती। फिर भी जब रिवॉल्वर पास है तो साथ ले लेना ही अच्छा है। विजय ने कहा, सुना है यह लड़की शैतान है और यही गगन की सलाहकार थी। उसका स्वभाव और चरित्र भी ठीक नहीं है। विनोद ने कहा, जी नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं सुना। मैंने सुना है। वहाँ कोई नहीं था। विजय सूने आंगन में खड़ा होकर इधर उधर देखने लगा। हाँ, है तो बाबुओं जैसा मकान। सामने पूजा का दलान है, अभी तक टूटा फूटा नहीं है, लेकिन जीर्णता की सीमा पर पहुंच चुका है। एक और क्रमानुसार बैठने के कमरे और बैठक खाना है। दशा सबकी एक जैसी है। कबूतरों, चिड़ियों और चमगादड़ों ने स्थायी आश्रय बना रखा है। दरबान ने आवाज़ दी, कोई है? दरबान के मर्यादा रहित उच्च स्वर के चीत्कार से विनोद घोष और अन्य लोग लाज से शर्मिंदा हो उठे। विनोद ने कहा, राधा जी को मैं जाकर खबर दिए देता हूँ साहब। यह कहकर वह अंदर चला गया। विनोद की आवाज़ और बात करने के ढंग से स्पष्ट मालूम हो जाता है कि अब भी इस मकान का असम्मान करने में उसे संकोच होता है। अनुराधा रसोई बना रही थी। विनोद ने जाकर बड़ी नम्रता से कहा, जी, छोटे बाबू आए हैं, बाहर खड़े हैं। इस अभाग्यपूर्ण घड़ी की उसे रोजाना आशंका बनी रहती थी। हाथ धोकर उठ खड़ी हुई और संतोष को पुकार कर बोली, बाहर एक दरी बिछा आ बेटा, और कहना मौसी अभी आती है। फिर विनोद से बोली, मुझे अधिक देर नहीं होगी, बाबू नाराज़ न हो जाएं। विनोद भैया, मेरी ओर से उन्हें ज़रा देर बैठने को कह दो। विनोद ने लज्जित स्वर से कहा, क्या करूं जी, हम लोग गरीब रिया ठहरे, जमींदार हुक्म देते हैं तो ना नहीं कर सकते, इसी से। सो मैं जानती हूँ विनोद भैया। विनोद चला गया। बाहर दरी बिछाई गई, लेकिन उस पर कोई बैठा नहीं। विजय छड़ी घुमाता हुआ टहलने और चुरुट फूकने लगा। 5 मिनट बाद संतोष ने दरवाजे से बाहर आकर दरवाजे की ओर इशारा करके डरते डरते कहा, मौसी जी आई हैं। विजय ठिठक कर खड़ा हो गया। संभ्रांत घराने की लड़की ठहरी, उसे क्या कहकर संबोधित करना चाहिए। वह इस दुविधा में पड़ गया, लेकिन अपनी कमजोरी प्रकट करने से काम नहीं चलेगा। इसलिए रूखे स्वर में आड़ में खड़ी अनुराधा को लक्ष्य करके बोला, यह मकान हम लोगों का है, सो तुम जानती हो? उत्तर आया, जानती हूँ। तो फिर खाली क्यों नहीं कर रही हो? अनुराधा ने पहले की तरह संतोष की जुबानी अपनी बात कहलाने की कोशिश की, लेकिन एक तो लड़का चतुर चालाक नहीं था, दूसरे नए जमींदार के कठोर स्वभाव के बारे में सुन चुका था, इसलिए भयभीत होकर घबरा गया। वह एक शब्द भी साफ साफ नहीं कह सका। विजय ने 5-7 मिनट धीरज रखकर समझने की कोशिश की, फिर सहसा डपट कर बोला, तुम्हारी मौसी को जो कुछ कहना हो सामने आकर कहें। बर्बाद करने के लिए मेरे पास समय नहीं है। मैं कोई भालू चीता नहीं हूं जो उसे खा जाऊंगा। मकान क्यों नहीं छोड़ती है बताओ? अनुराधा बाहर नहीं आई। उसने वहीं से बात की, संतोष के माध्यम से नहीं, स्वयं स्पष्ट शब्दों में कहा, मकान छोड़ने की बात नहीं हुई थी। आपके पिता ने, हरिहर बाबू ने कहा था कि
इनके भीतर हिस्से में हम लोग रह सकते हैं। कोई लिखा पढ़ी है? नहीं, लिखा पढ़ी कुछ नहीं है, लेकिन वह तो अभी मौजूद हैं, उनसे पूछने पर मालूम हो जाएगा। मुझे पूछने की कोई ज़रूरत नहीं। यह शर्त उनसे लिखवा क्यों नहीं ली? भैया ने इसकी ज़रूरत नहीं समझी। आपके पिताजी की मुंह की बात से लिखा पढ़ी बड़ी हो सकती है, यह बात शायद भैया को मालूम नहीं होगी। इस बात का कोई उचित उत्तर न सूझने के कारण विजय चुप रह गया, लेकिन दूसरे ही पल अंदर से उत्तर आया। अनुराधा ने कहा, लेकिन खुद भैया की ओर से शर्त टूट जाने के कारण सारी शर्तें टूट गईं। इस मकान में रहने का अधिकार अब हमें नहीं रहा, लेकिन मैं अकेली स्त्री ठहरी और यह बच्चा अनाथ है। इसके माता पिता नहीं है। मैंने ही इसे पाल पोस कर इतना बड़ा किया है। हमारी इस दुर्दशा पर दया करके अगर आप 2-4 दिन यहाँ न रहने देंगे तो मैं अकेली कहाँ जाऊँ, यही सोच रही हूँ। विजय ने कहा, इस बात का उत्तर क्या मुझको देना होगा? तुम्हारे भाई साहब कहाँ हैं? मैं नहीं जानती कहाँ हैं, अनुराधा ने उत्तर दिया। और आपसे अब तक भेंट नहीं कर सकी सो केवल इस डर से कि कहीं आप नाराज ना हो जाएं। इतना कहकर वह पल भर के लिए चुप हो गई। इसी बीच शायद उसने अपने आप को संभाल लिया। कहने लगी, आप मालिक हैं, आपसे कुछ भी छुपाऊंगी नहीं। अपनी विपत्ति की बात आपसे साफ साफ कह दी है, वरना एक दिन भी इस मकान में ज़बरदस्ती रहने का दावा मैं नहीं करती। कुछ दिन बाद खुद ही चली जाऊंगी। उसके कंठ स्वर से बाहर से ही समझ में आ गया कि उसकी आंखें छलक उठी हैं। विजय को दुख हुआ और साथ ही प्रसन्नता भी हुई। उसने सोचा था कि इस बेदखल करने में न जाने कितना समय लगेगा और कितनी परेशानियां उठानी पड़ेगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उसने तो केवल आंसुओं के द्वारा भिक्षा मांग ली। उसकी जेब में पड़ी पिस्तौल और दरबानों की लाठियां अंदर ही अंदर उसी को लानत देने लगी, लेकिन अपनी दुर्बलता भी तो प्रकट नहीं की जा सकती। उसने कहा, रहने देने में मुझे आपत्ति नहीं थी, लेकिन मकान मुझे अपने लिए चाहिए। जहाँ हूँ वहाँ बड़ी परेशानी होती है। इसके अलावा हमारे घर की स्त्रियाँ भी एक बार देखने के लिए आना चाहती हैं। अनुराधा ने कहा, अच्छी बात है, चलिए आए ना। बाहर के कमरों में आप आराम से रह सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं होगी। फिर परदेश में उन्हें भी तो कोई जानकार आदमी चाहिए, सो मैं उनको बहुत कुछ सहारा पहुंचा सकती हूँ। अब की बार विजय शर्मिंदा होकर आपत्ति प्रकट करते हुए बोला, नहीं नहीं, ऐसा भी नहीं होगा। उनके साथ आदमी वगैरह सभी आएंगे, तुम्हें कुछ नहीं करना होगा। लेकिन अंदर के कमरे में क्या मैं एक बार देख सकता हूँ? उत्तर मिला, क्यों नहीं देख सकते हैं, है तो आपका ही मकान। अंदर घुसकर विजय ने पल भर के लिए उसका चेहरा देख लिया। माथे पर पल्ला है, लेकिन घूंघट नहीं। अधमैली मामूली धोती पहने है, जेवर एक भी नहीं। केवल दोनों हाथों में सोने की 2 चूड़ियाँ पड़ी हैं। पुराने ज़माने की आड़ में से जिसकी आंसू भरी आवाज़ विजय को अत्यंत मधुर मालूम हुई थी, उसने सोचा था कि शायद वह भी वैसी ही होगी। विशेष रूप से निर्धन होने पर भी वह बड़े घर की लड़की ठहरी, लेकिन देखने पर उसकी आशा के अनुरूप उसमें उसे कुछ भी नहीं मिला। रंग गोरा नहीं, मजा हुआ सांवला, बल्कि ज़रा कालेपन की ओर झुका हुआ ही समझिए। गांव की सामान्य लड़कियां देखने में जैसी होती हैं वैसी ही है। शरीर दुर्बल, इकहरा, लेकिन काफ़ी सुगठित मालूम होता है। इसमें कोई संदेह नहीं कि उसके दिन बैठे बैठे या सोए सोए नहीं बीते हैं। केवल उसमें एक विशेषता दिखाई दी, उसके माथे का गठन आश्चर्यजनक रूप से निर्दोष और सुंदर है। लड़की ने कहा, विनोद भैया, बाबू साहब को सब दिखा दो, मैं रसोई घर में हूँ। तुम साथ नहीं रहोगी राधा जी? नहीं। ऊपर पहुंचकर विजय ने घूम फिरकर सब कुछ देख भला। बहुत से कमरे हैं, पुराने ज़माने के ढेरों सामान अब भी हर कमरे में कुछ न कुछ पड़ा हुआ है। कुछ टूट फूट गया है और कुछ टूटने फूटने की प्रतीक्षा कर रहा है। इस समय उसकी कीमत मामूली सी थी, लेकिन किसी दिन बहुत अच्छी खासी रही होगी। बाहर से कमरों की तरह यह कमरे भी जीर्ण हो चुके हैं। हड्डियां निकल आई हों, निर्धनता का छाप अभी चीज़ों पर गहराई से पड़ी हुई है। विजय के नीचे उतर आने पर अनुराधा रसोई के द्वार पर आकर खड़ी हो गई। निर्धन और बुरी हालत होने पर भी वह भले घर की लड़की ठहरी, इसलिए विजय को अब तुम कहकर संबोधित करने में झिझक महसूस हुई। उसने पूछा, आप इस मकान में और कितने दिन रहना चाहती हैं? ठीक ठाक तो नहीं बता सकती,
जितने दिन आप दया करके रहने दें। कुछ दिन तो रहने दे सकता हूँ, लेकिन अधिक दिन नहीं। फिर आप कहाँ जाएंगी? यही तो रात दिन सोचा करती हूँ। लोग कहते हैं कि आप गगन का पता जानती हैं। वह और क्या क्या कहते हैं? विजय इस प्रश्न का कोई उत्तर न दे सका। अनुराधा कहने लगी, मैं नहीं जानती, यह तो मैं आपसे पहले ही कह चुकी हूँ। लेकिन अगर जानती भी हूँ तो क्या भाई को पकड़वा दूँ? यही आपकी आज्ञा है। उसके स्वर में तिरस्कार की झलक थी। विजय बहुत शर्मिंदा हुआ। समझ गया कि अभिजात्य की छाप इसके मन पर से अभी तक मिटी नहीं है। बोला, नहीं, इस काम के लिए मैं आपसे नहीं कहूँगा। हाँ, हो सका तो मैं खुद ही उसे खोज लूँगा, भागने नहीं दूंगा। लेकिन इतने दिनों से वह तो जो हमारा सत्यानाश कर रहा था, उसके बारे में क्या कहना चाहती हैं आप? आपको मालूम नहीं था? कोई उत्तर नहीं आया। विजय कहने लगा, संसार में कृतज्ञता नाम की भी कोई चीज़ होती है। क्या आप किसी भी दिन अपने भाई को इस बात की सलाह नहीं दे सकें? मेरे पिता बहुत ही सीधे साधे हैं। आपके परिवार के प्रति उनके मन में स्नेह और ममता है, विश्वास भी बहुत था। इसीलिए उन्होंने गगन को सब कुछ सौंप रखा था। इसका क्या यही बदला है? लेकिन आप निश्चित समझ लीजिए कि अगर मैं देश में रहता तो ऐसा हरगिज न होने देता। अनुराधा चुप थी, चुप ही रही। किसी बात का उत्तर न पाकर विजय मन ही मन गर्म हो उठा। उसके मन में जो कुछ थोड़ी बहुत दया पैदा हुई थी सब उड़ गई। कठोर स्वर में बोला, इस बात को सभी जानते हैं कि मैं कठोर हूँ। व्यर्थ की दया माया मैं नहीं जानता। अपराध करके मेरे हाथ कोई बच नहीं सकता। अपने भाई से भेंट होने पर आप उनसे कम से कम इतना जरूर कह दीजिएगा। अनुराधा पूर्ववत मौन रही। विजय कहने लगा, आज से सारा मकान मेरे दखल में आ गया। बाहर के कमरे की सफाई हो जाने पर 2-3 दिन बाद मैं यहाँ आ जाऊँगा। स्त्रियाँ उसके बाद आएंगी। आप नीचे के कमरे में तब तक रहिए जब तक कि आप कहीं और न कमरे में तब तक रहिए, लेकिन किसी भी चीज़ को हटाने की कोशिश मत कीजिएगा। लेकिन किसी भी चीज़ को हटाने की कोशिश मत कीजिएगा। तभी कुमार बोल उठा, बाबूजी, प्यास लगी है? अनुराधा ने हाथ के इशारे से उसे अपने पास बुला लिया और रसोई के अंदर ले जाकर बोली, पियोगे बेटा? हाँ, पीऊँगा। संतोष के बना देने पर उसने भर पेट डाब का पानी पिया, कच्ची गरी निकाल कर खाई। बाहर आकर बोला, बाबूजी, तुम भी पियोगे? बहुत मीठा है। नहीं, पियो ना बाबूजी, बहुत है, अपने ही तो है सब। बात कोई ऐसी नहीं थी, लेकिन इतने आदमियों के बीच लड़के के मुंह से ऐसी बात सुनकर वह सहसा शर्मिंदा सा हो गया। नहीं, नहीं पीऊँगा, तू चल। बाबुओं के मकान पर पूरा अधिकार करके विजय जमकर बैठ गया। उसने 2 कमरे अपने लिए रखे और बाकी कमरों में कचहरी की व्यवस्था कर दी। विनोद घोष किसी जमाने में जमींदार के यहाँ काम कर चुका था, इसलिए उसे गुमाश्ता नियुक्त कर दिया। लेकिन झंझट नहीं मिटी। इसका कारण यह था कि गगन चटर्जी रुपए वसूल करने के बाद हाथ से हाथ रसीद देना अपना अपमान समझता था, क्योंकि इससे अविश्वास की गंध आती है, जो कि चटर्जी वंश के लिए गौरव की बात नहीं थी। इसलिए उसके अंतर्ध्यान होने के बाद प्रजा संकट में फंस गई है। मौखिक साक्षी और प्रमाण ले लेकर लोग रोजाना हाजिर हो रहे हैं, रोते हैं, चिल्लाते हैं। किसने कितना दिया और किस पर कितना बाकी है, इसका निर्णय करना एक कष्ट साध्य और जटिल प्रश्न बन गया है। विजय जितनी जल्दी कलकत्ता लौटने की सोचकर आया था, उतनी जल्दी नहीं जा सका। 1 दिन 2 दिन करते करते 10-12 दिन बीत गए। इधर लड़के की संतोष से मित्रता हो गई। उम्र में वह 2-3 वर्ष छोटा है। सामाजिक और पारिवारिक अंतर भी बहुत बड़ा है, लेकिन किसी अन्य साथी के अभाव में वह उसी के साथ हिल मिल गया है। वह उसी के साथ रहता है, घर के अंदर बाग बगीचों और नदी किनारे घुमा फिरा करता है, कच्चे आम और चिड़ियों के घोंसले की खोज में। संतोष की मौसी के पास ही अक्सर खा पी लेता है। संतोष की देखा देखी वह भी उसे मौसी जी कहा करता है। रुपए पैसे की हिसाब के झंझट में विजय बाहर ही फंसा रहता है, जिसके कारण वह हर समय लड़के की खोज खबर नहीं रख सकता, और जब खबर लेने की फुर्सत मिलती है तो उसका पता नहीं लगता। अगर कभी किसी दिन डांट फटकार कर अपने पास बैठा भी लेता है
तो छुटकारा पाते ही वह दौड़कर मौसी जी के रसोई घर में जा घुसता है। संतोष के साथ बैठकर दोपहर को दाल भात खाता है, शाम को रोटी और गरी के लड्डू। उस दिन शाम को लोग बाग नहीं आए थे। विजय ने चाय पीकर चुरुट सुलगाते हुए सोचा, चले नदी किनारे घूम आए। अचानक याद आया, दिन भर से आज लड़का दिखाई ही नहीं दिया। पुराना नौकर खड़ा था, उससे पूछा, कुमार कहाँ है रे? उसने इशारा करते हुए कहा, अंदर। रोटी खाई थी आज? नहीं। पकड़कर जबरदस्ती क्यों नहीं खिला देता? यह खाना जो नहीं चाहता मालिक, गुस्सा होकर फेंक फांक कर चला जाता है। कल से उसे खाने मेरे साथ बैठाना। यह कहकर मन में न जाने क्या क्या की टहलने के लिए जाने के बजाय वह सीधा अंदर चला गया। लंबे चौड़े आंगन के दूसरी ओर से लड़के की आवाज़ सुनाई दी, मौसी जी एक रोटी और दो, गरी के लड्डू जल्दी। जिसे आदेश दिया गया था उसने कहा, उतर आओ ना बेटा। विजय पास जाकर खड़ा हो गया। रसोई घर के सामने आम का एक बड़ा सा पेड़ है। उसी की दो मोटी डालों पर कुमार और संतोष बैठे हैं। पैर लटकाकर तने से पीठ टिकाए दोनों खा रहे थे। विजय को देखते ही दोनों सिटपिटा गए। अनुराधा रसोई घर के किवाड़ के पीछे छिपकर खड़ी हो गई। विजय ने पूछा, यह क्या इन लोगों के खाने की जगह है? किसी ने उत्तर नहीं दिया। विजय ने अंदर खड़ी अनुराधा को लक्ष्य करके कहा, देखता हूँ आप पर यह जोर जुल्म किया करता है। अब की बार अनुराधा ने मुक्त कंठ से उत्तर दिया, हाँ। फिर भी आप सिर चढ़ाने में कसर नहीं रखती। क्यों सिर चढ़ा रही हैं? नहीं, चढ़ाने से और भी ज़्यादा उधम मचाएंगे, इस डर से। लेकिन घर पर तो ऐसा उधम करता नहीं था। संभव है न करता हो, उसकी माँ नहीं है, दीदी बीमार रहा करती हैं, आप कामकाज में बाहर फंसे रहते हैं, उधम मचाता किसके सावे? विजय को यह बात मालूम न हो सो नहीं, लेकिन फिर भी लड़के की माँ नहीं है, यह बात दूसरे के मुंह से सुनकर उसे दुख हुआ। बोला, आप तो मालूम होता है बहुत कुछ जान गई हैं। किसने कहा आपसे? कुमार ने। अनुराधा ने धीरे से कहा, अभी उसकी उम्र कहने लायक नहीं हुई है, फिर भी उसी के मुंह से सुना है। दोपहर को मैं इन लोगों का बाहर निकलने नहीं देती, तो भी आंख बचाकर भाग जाते हैं। जिस दिन नहीं जा पाते उस दिन मेरे पास लेटकर घर की बातें किया करते हैं। विजय उसका चेहरा न देख सका, लेकिन उस पहले दिन की तरह आज भी उसकी आवाज़ अत्यंत मीठी मालूम हुई। इसलिए कहने के लिए नहीं बल्कि सिर्फ सुनने के लिए बोला, अब की बार इसे घर ले जाकर बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उधम मचाना एक तरह का नशा है, न मचा पाने की तकलीफ होती है, हुड़क सी आने लगती है। दूसरा, वहाँ इसके नशे खुराक कौन जुटाएगा? 2 ही दिन में भागना चाहेगा। अनुराधा ने धीरे से कहा, नहीं नहीं, भूल जाएगा। कुमार, उठ जाओ बेटा, रोटी ले जाओ। कुमार तश्तरी हाथ में लिए उतर आया और मौसी के हाथ से और भी रोटियां और गरी के लड्डू लेकर उससे सटकर खड़ा खड़ा खाने लगा। पेड़ पर नहीं चढ़ा। विजय ने देखा कि वह चीज़ें धन संपन्न घर की अपेक्षा पद गौरव में कितनी ही तुच्छ क्यों न हो, लेकिन वास्तविक सम्मान की दृष्टि से कतई तुच्छ नहीं थी। लड़का मौसी की रसोई के प्रति इतना आसक्त हो गया है, विजय इसका कारण समझ गया। सोचकर तो यह आया था कि कुमार के चटोरेपन पर इन लोगों की ओर से अकारण और अतिरिक्त खर्च की बात कहकर शिष्टता के प्रचलित वाक्यों से पुत्र के लिए संकोच प्रकट करेगा, और करने भी जा रहा था। लेकिन बाधा आ गई। कुमार ने कहा, मौसी जी, कल जैसी चंद्रपूली आज भी बनाने के लिए कहा था, सो क्यों नहीं बनाती तुमने? मौसी ने कहा, कसूर हो गया बेटा, जरा सी आंख चूक गई, सो बिल्ली ने दूध उलट दिया। कल ऐसा नहीं होगा। कौन सी बिल्ली ने? बताओ तो। सफ़ेद ने? वही होगी शायद, कहकर अनुराधा उसके माथे पर बिखरे हुए बालों को संभालने लगी। विजय ने कहा, उधम तो देखता हूँ धीरे धीरे अत्याचार में बदल रहा है। कुमार ने कहा, पीने का पानी कहाँ है? अरे याद नहीं रहा बेटा, लाए देती हूँ। तुम सब भूल जाती हो मौसी, तुम्हें कुछ भी याद नहीं रहता। विजय ने कहा, आप पर डांट पड़नी चाहिए, कदम कदम पर गलती करती है। हाँ, कहकर अनुराधा हंस दी। असावधानी के कारण यह हंसी विजय ने देख ली। पुत्र के अवैध आचरण के लिए क्षमा याचना न कर सका,
इस डर से कि कहीं उसके भद्र वाक्य अभद्र व्यंग से न सुनाई दे, कहीं वह ऐसा न समझ बैठे कि उसकी गरीबी और बुरे दिनों पर यह कटाक्ष कर रहा है। दूसरे दिन दोपहर को अनुराधा कुमार और संतोष को भात परोसकर साग तरकारी परोस रही थी। सिर खुला था, बदन का कपड़ा कहीं का कहीं जा गिरा था। इतने में अचानक दरवाजे के पास किसी आदमी की परछाई दिखाई दी। मैंने मुंह उठाकर देखा तो छोटे बाबू थे। एकदम सकुचाकर उसने सिर पर कपड़ा खींच लिया और उठकर खड़ी हो गई। विजय ने कहा, एक ज़रूरी सलाह के लिए आपके पास आया हूँ। विनोद घोष इस गांव का आदमी ठहरा। आप तो उसे जानती ही होंगी। कैसा आदमी है, बता सकती हैं? गणेशपुरा का नया गुमाश्ता नियुक्त किया है। पूरी तरह उसे पर विश्वास नहीं किया जा सकता ना। आपका क्या ख्याल है? 1 सप्ताह से अधिक हो गया। विनोद यथाशक्ति काम तो अच्छा ही कर रहा है, किसी की गड़बड़ी नहीं थी। आज सहसा उसके चाल चलन के बारे में खोज खबर लेने की ऐसी क्या ज़रूरत आ पड़ी? अनुराधा को कुछ समझ में नहीं आया। उसने बड़ी मीठी आवाज़ में पूछा, विनोद भैया कुछ कर बैठे हैं क्या? मैं तो उन्हें अच्छा ही आदमी समझती आई हूँ। है क्यों नहीं, वह तो आपको ही प्रमाणिक साक्षी मानता है। अनुराधा ने कुछ सोच विचार कर कहा, हैं तो अच्छे ही आदमी, फिर भी ज़रा निगाह रखिएगा। अब सच बात तो यह है कि अगर अपराध का कारण खोजा जाए तो अधिकांश मामलों में दंग रह जाना पड़ता होगा। फिर लड़के को लक्ष्य करके विजय ने कहा, तेरा भाग्य अच्छा है जो अचानक मौसी मिल गई तुझे, वरना इस जंगल में आधे दिन तो तुझे बिना खाए ही बिताने पड़ते। अनुराधा ने धीरे से पूछा, क्या वहाँ आपको खाने पीने की तकलीफ हो रही है? विजय ने हंसकर कहा, नहीं तो ऐसे ही कहा है। हमेशा से परदेसी में ही दिन बिताए हैं। खाने पीने की तकलीफ की कोई खास परवाह नहीं करता। यह कहकर वह चला गया। अनुराधा ने खिड़की की सेंध में से देखा, अभी तक नहाया निपटा भी नहीं गया था। इस प्रकार में आने के बाद एक पुरानी आराम कुर्सी मिल गई थी। शाम को उसी के हत्थों पर दोनों पैर पसारकर विजय आंखें नीचे किए हुए चुरुट पी रहा था। तभी कान में भनक पड़ी, बाबू साहब। आंख खोलकर देखा, पास ही खड़े एक वृद्ध सज्जन बड़े सम्मान के साथ संबोधित कर रहे हैं। वह उठकर बैठ गया। सज्जन की आयु 60 के ऊपर पहुंच चुकी है, लेकिन मजे का गोल मटोल ठिगना मजबूत और समर्थ शरीर है। मूछें पककर सफ़ेद हो गई हैं, लेकिन गंजी चांद के इधर उधर के बाल भंवरों जैसे काले हैं। सामने के 2-4 दांतों के अतिरिक्त बाकी सभी दांत बने हुए हैं। वर्निशदार जूते हैं और घड़ी के सोने की चेन के साथ शेर का नाखून जड़ा हुआ लॉकेट लटक रहा है। गवई गांव में यह सज्जन बहुत धनाढ्य मालूम होते हैं। पास ही एक टूटी चौकी पर चुरुट का सामान रखा था। उसे खिसकाकर विजय ने उन्हें बैठने के लिए कहा। वृद्ध सज्जन ने बैठकर कहा, नमस्कार बाबू साहब। विजय ने कहा, नमस्कार। आगंतुक ने कहा, आप लोग गांव के जमींदार ठहरे। आपके पिताजी बड़े प्रतिष्ठित और लखपति आदमी हैं। नाम लेते सुप्रभात होता है। आप उन्हीं के सुपुत्र हैं। उस बेचारी पर दया न करने पर बड़े संकट में पड़ जाएगी। कौन बेचारी? उस पर कितने रुपए निकलते हैं? सज्जन ने कहा, रुपए पैसे का मामला नहीं है। जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ वह है स्वर्गीय अमर चटर्जी की कन्या। वह प्रातः स्मरणीय व्यक्ति थे। गगन चटर्जी की सौतेली बहन। यह उसका पैतृक मकान है। वह रहेगी नहीं, चली जाएगी। उसका इंतज़ाम हो गया है, लेकिन आप जो उसे गर्दन पकड़कर निकाले दे रहे हैं, सो क्या आपके लिए उचित है? इस अशिक्षित वृद्ध पर क्रोध नहीं किया जा सकता। इस बात को विजय मन ही मन समझ गया, लेकिन बात करने के ढंग से एकदम जलन भून हो गया। बोला, अपना उचित अनुचित मैं खुद समझ लूँगा, लेकिन आप कौन हैं जो उसकी ओर से वकालत करने आए हैं? वृद्ध ने कहा, मेरा नाम है त्रिलोचन गंगोपाध्याय। पास के गांव मासजिदपुर में मकान है। सभी जानते हैं मुझे। आपके माता पिता के आशीर्वाद से इधर कोई आदमी मिलना मुश्किल है जिसे मेरे पास हाथ न पसारना पड़ता हो। आपको विश्वास न हो तो विनोद घोष से पूछ सकते हैं। विजय ने कहा, मुझे हाथ पसारने की ज़रूरत होगी तो महाशय जी का पता लगा लूँगा, लेकिन जिनकी आप वकालत करने आए हैं उनके आप लगते कौन हैं, क्या मैं जान सकता हूँ? सज्जन मजाक के तौर पर ज़रा मुस्कुरा दिए, फिर बोले, मेहमान, बैसाख के कुछ दिन बीतने पर ही मैं उससे विवाह कर लूँगा। विजय चौंक पड़ा। बोला, आप विवाह करेंगे अनुराधा से?
जी हाँ, मेरा यही इरादा पक्का है। जेठ के बाद फिर जल्दी कोई विवाह का मुहूर्त नहीं, नहीं तो यह शुभ कार्य इसी महीने में संपन्न हो जाता। रहने देने की बात, यह बात मुझे आपसे कहनी ही न पड़ती। कुछ देर आवाक रहकर विजय ने पूछा, वर देखकर विवाह किसने निश्चय किया? गगन चटर्जी ने। वृद्ध ने क्रुद्ध दृष्टि से देखते हुए कहा, वह तो फरारी आसामी है साहब, प्रजा का सत्यानाश करके चंपत हो गया। इतने दिनों से वही तो विघ्न डाल रहा था, नहीं तो अगहन में ही विवाह हो जाता। कहता था हम लोग जातिगत कुलीन ठहरे, कृष्ण की संतान वंशज के घर बहन को नहीं ब्याहेंगे। यह उसने बोला। अब वह घमंड कहाँ गया? वंशज के घर ही तो अंत में गरजमंद बनकर आना पड़ा। आजकल के ज़माने में कुल कौन खोजता फिरता है साहब? रुपया ही कुल है, रुपया ही मान सम्मान, रुपया ही सब कुछ है। कहिए ठीक है कि नहीं? विजय ने कहा, हाँ सो तो ठीक है, अनुराधा ने मंजूर कर लिया है। सज्जन ने बड़े गर्व के साथ अपनी जांघ पर हाथ मारकर कहा, मंजूर? कहते क्या हैं साहब, खुशामदे की जा रही हैं। शहर से आकर आपने जो एक घुड़की दी, बस फिर क्या था, आंखों के आगे अंधेरा छा गया। वरना मेरा तो इरादा ही बदल गया था। लड़कों की मर्जी नहीं, बहुओं की राय नहीं, लड़कियां और दामाद भी विरुद्ध हो गए थे। और फिर मैंने भी सोचा, जाने दो, गोली मारो। 2 बार गृहस्थी बस चुकी, अब रहने दो। लेकिन जब अनुराधा ने स्वयं आदमी भेजकर मुझे बुलवाकर कहा कि गंगोली महाशय चरणों में स्थान दीजिए, तुम्हारा घर आंगन बुहार कर खाऊंगी, तब क्या करता? मंजूर करना ही पड़ा। विजय आवाक हो गया। वृद्ध महाशय कहने लगे, विवाह तो इसी मकान में होना चाहिए। देखने में ज़रा भद्दा मालूम होगा, वरना मेरे मकान में भी हो सकता था। गगन चटर्जी की कोई एक बुआ है, वही कन्यादान करेंगी। अब सिर्फ आप राजी हो जाएं तो सब काम ठीक हो जाए। विजय ने गर्दन उठाकर कहा, राजी होकर मुझे क्या करना पड़ेगा बताइए? मैं मकान खाली करने के लिए ना कहूँ, यही तो अच्छी बात है। ऐसा ही होगा, आप जा सकते हैं। नमस्कार। नमस्कार महाशय जी, नमस्कार। सो तो है ही, आपके पिता ठहरे लखपति, प्रातः स्मरणीय व्यक्ति, नाम लेने से सुप्रभात होता है। अब आप पधारिए। तो जाता हूँ महाशय जी, नमस्कार, कहकर त्रिलोचन बाबू चल दिए। वृद्ध के जाने के बाद विजय चुपचाप बैठा, अपने मन को समझाने लगा कि कहीं इस मामले में सिर खपाने की क्या ज़रूरत है। वास्तव में इसके सिवा इस लड़कों के लिए चारा ही क्या है। कोई ऐसी बात नहीं होने जा रही है जो संसार में पहले कभी न हुई हो। संसार में ऐसा तो होता ही रहता है, फिर उसके लिए सोचना ही क्या। सहसा उसे विनोद घोष की बात याद आ गई। उस दिन वह कह रहा था, अनुराधा अपने भैया से इसी बात पर झगड़ने लगी थी कि कुल के गौरव से उसे क्या लेना देना, आसानी से खाने पहनने भर को मिल जाए, इतना ही बहुत है। प्रतिवाद में गगन ने गुस्से में आकर कहा था, तू क्या माँ बाप का नाम डुबो देना चाहती है? अनुराधा ने उत्तर दिया था, तुम उनके वंशधर हो, नाम बनाए रख सको तो रखना, मैं नहीं रख सकूंगी। इस बात की वेदना की विजय नहीं समझ सका। वह स्वयं कुल के गौरव और सम्मान पर जरा सा विश्वास रखता हो सो बात नहीं। फिर भी गगन के लिए सहानुभूति जाग उठी और अनुराधा के तीखे उत्तर की मन ही मन ज्यों ज्यों आलोचना करने लगा, त्यों त्यों ही वह निर्लज्ज हो, लोभी, हीन और तुच्छ मालूम होने लगी। बाहर आंगन में धीरे धीरे आदमियों की भीड़ इकट्ठी होती जा रही थी। उनको लेकर काम करना है, लेकिन आज उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगा। दरबान से कहकर उस सबको विदा कर दिया। फिर जब बैठक में अकेला बैठा न रहा गया तो न जाने क्या सोचकर सीधा अंदर चला गया। रसोई घर में बरामदे में चटाई पर अनुराधा लेटी हुई थी। उसके दोनों ओर लड़के हैं, कुमार और संतोष। महाभारत की कहानी चल रही थी। रात की रसोई का काम के जल्दी निपटाकर वह रोजाना शाम के बाद इन लड़कों को लेटकर कहानी सुनाया करती थी और फिर खिला पिलाकर कुमार को उसके बाप के पास भेज दिया करती है। चांदनी रात है। सघन पत्तों वाले आम के पेड़ के पत्तों की सेंधों में से चंद्रमा की चांदनी छन छन कर उसके बदन पर और चेहरे पर पड़ रही है। पेड़ की छाया में किसी आदमी को इधर आते देखा तो अनुराधा ने चौंक कर पूछा, कौन? मैं हूँ, विजय। तीनों जने भड़बड़ाकर उठ बैठे। संतोष छोटे बाबू से अधिक डरता है।
पहले दिन की बात अभी भूला नहीं है। वह जैसे तैसे उठकर भाग गया। कुमार ने भी अपने मित्र का अनुसरण किया। विजय ने पूछा, त्रिलोचन गंगोली को आप जानती हैं? वह आज मेरे पास आए थे। अनुराधा को आश्चर्य हुआ। उसने कहा, आपके पास? लेकिन आप तो उनके कर्जदार नहीं हैं। नहीं, लेकिन होता तो शायद आपको लाभ होता। मेरे एक दिन के अत्याचार का बदला आप और किसी को न दे सकती। अनुराधा चुप रही। विजय ने कहा, वह जता गए हैं कि आपके साथ उनका विवाह होना निश्चित हो गया है। क्या यह सच है? हाँ। आपने स्वयं भिखारिन बनकर उन्हें राजी किया? हाँ, यही बात है। अगर यही बात है तो बड़ी लज्जा की बात है। केवल आपके लिए ही नहीं, मेरे लिए भी। आपके लिए क्यों? वही बताने के लिए आया हूँ। त्रिलोचन कह गए हैं कि मेरी जाति से भी शायद आपने ऐसा प्रस्ताव रखा है। कहते थे आपके लिए कहीं और कोई ठौर नहीं। आपने बड़ी अनुनय विनय से उन्हें राजी किया है, नहीं तो इस बुढ़ापे में उन्होंने विवाह की इच्छा छोड़ दी थी। केवल आपके रोने धोने पर ही वह राजी हुए हैं। हाँ, यह सच है, विजय ने कहा। अपनी ज्यादती मैं वापस लेता हूँ और अपने व्यवहार के लिए आपसे क्षमा मांगता हूँ। अनुराधा चुप रही। विजय कहने लगा, अब अपनी ओर से इस प्रस्ताव को वापस ले लीजिए। नहीं, यह नहीं हो सकता। मैंने वचन दे दिया है। सब कोई सुन चुके हैं। लोग उनका मजाक उड़ाएंगे, और इसमें नहीं उड़ाएंगे बल्कि और अधिक उड़ाएंगे। आपके बराबर के उनके लड़के लड़कियां हैं, उनके साथ लड़ाई झगड़ा होगा, उनकी घर गृहस्थी में उपद्रव उठ खड़ा होगा। स्वयं आपके लिए भी अशांति की सीमा नहीं रहेगी। इन सब बातों पर आपने विचार किया है? अनुराधा ने बड़ी नरमी से कहा, विचार कर लिया है। मेरा विश्वास है कि यह सब कुछ नहीं होगा। वृद्ध हैं, कितने दिन जिएंगे? आप आशा करती हैं? अनुराधा ने उत्तर दिया, पति की दीर्घायु संसार में सभी स्त्रियां चाहती हैं। ऐसा भी हो सकता है कि सुहाग के लिए मैं पहले ही मर जाऊं। विजय को इस बात का उत्तर नहीं मिला। स्तब्ध खड़ा रहा। कुछ पल इसी तरह स्तब्धता में बीत जाने के बाद अनुराधा ने विनीत स्वर में कहा, यह सच है कि आपने मुझे चले जाने की आज्ञा दे दी है, लेकिन उसके बाद किसी भी दिन आपने इस बात की चर्चा नहीं की। दया के योग्य मैं नहीं हूँ, फिर भी आपने दया की है। इसके लिए मैं मन ही मन कितनी कृतज्ञ हूँ बता नहीं सकती। विजय की ओर से कोई उत्तर न पाकर अनुराधा फिर कहने लगी, भगवान साक्षी हैं, आपके विरुद्ध मैंने किसी से भी कोई बात नहीं कही। कहने से मेरी ओर से अन्याय होता, मेरा कहना झूठा होता। गंगोली महाशय ने अगर कुछ कहा हो तो वह उनकी बात है, मेरी नहीं। फिर भी मैं उनकी ओर से क्षमा मांगती हूँ। विजय ने पूछा, आप लोगों का विवाह कब है? जेठवदी 13 को। तब तो लगभग 1 महीना ही रह गया है ना? हाँ, अब इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। शायद। विजय बहुत देर तक चुपचाप खड़ा रहा, फिर बोला, तो फिर मुझे और कुछ नहीं कहना, लेकिन आपने अपने भविष्य और जीवन के बारे में ज़रा सा भी विचार नहीं किया। मुझे इस बात का दुख है। अनुराधा ने कहा, एक बार नहीं 100 बार विचार कर लिया है। यही मेरे दिन रात की चिंता है। आप मेरे शुभाकांक्षी हैं। मेरे प्रति कृतज्ञता प्रकट करने के लिए खोजने पर भी शब्द नहीं मिलते, लेकिन आप स्वयं ही मेरे बारे में सारी बातें सोच कर देखिए। पैसा नहीं, रूप नहीं, घर नहीं, बिना अभिभावक के अकेली गांव के अनाचार अत्याचारों से बचकर कहीं जा खड़े होने तक के लिए ठौर नहीं। उम्र हो गई 23-24। उनके अतिरिक्त और कौन मेरे साथ विवाह करना चाहेगा? आप ही बताइए। तब फिर दाने दाने के लिए किसके सामने हाथ पसारती फिरूंगी? यह सभी बातें सच हैं, इसका प्रतिवाद नहीं किया जा सकता। 2-3 मिनट निरुत्तर खड़े रहकर विजय ने गंभीर वेदना के साथ कहा, ऐसे समय में क्या मैं आप पर कोई उपकार नहीं कर सकता? कर सकता तो बड़ी प्रसन्नता होती। अनुराधा ने कहा, आपने मुझ पर बहुत उपकार किया है, जो कोई भी न करता। आपके आश्रम में मैं निडर हूँ। दोनों बच्चे मेरे चांद सूरज हैं, यही मेरे लिए बहुत है। आपसे केवल इतनी ही प्रार्थना है कि मन ही मन आप मुझे भैया के अपराध की भागिनी न बना रखिएगा। मैंने जानबूझकर कोई अपराध नहीं किया। मुझे मालूम हो गया है, आपको कहने की आवश्यकता नहीं। इतना कहकर विजय बाहर चला गया।